जहांगीर जदून साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं। जहांगीर जदून साहब, अब 24 जनवरी की तारीख है, बाजार लग रहा है कि इससे मियां नवाज शरीफ साहब हों, जहांगीर तरीन हों, उनके लिए इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने का मौका फराम हो सकता है, लेकिन क्या देर नहीं हो जाएगी इसमें? नहीं, देखें, इसमें एवेंचुअली तो ऐसा होना था। उसकी वजह ये है कि अगर ये अपने जो नॉमिनेशन पेपर थे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए जब सबमिट करेंगे तो दूसरी पार्टी ज़ाहिर है वो इतराज़ करेगी जी कि ये डिस्क्वालीफाई है। हालांकि हमारी ओपिनियन में तो जब एक्ट बन गया उसकी में तयन कर दिया गया है कि जो सेक्शन 232 है इलेक्शन एक्ट 2017 की, कि अब जो भी नाइली होगी 62(1)(f) के तहत 5 साल होगी। लेकिन जो अपोजिंग लोग हैं, जो अपोजिट कैंप में हैं, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की हुई है 62(1)(f) की, उसको लाइफ डिस्क्वालीफाई है, तो एक्ट के जरिए आप उसमें तरमीम नहीं कर सकते। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसकी इंटरप्रिटेशन को ख़त्म नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली इस केस में सुप्रीम कोर्ट में लैंड करना था, नीचे से होकर ऊपर जाता। तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है, तो अटॉर्नी जनरल को भी और एडवोकेट जनरल को भी नोटिस किया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मामला है और एक्ट का मामला है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, जैसा कि पहले उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तस्लीम कर लिया है कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है और सॉवरेन है, तो फिर तो मसला हल हो जाएगा जी कि ठीक है 5 साल है जी। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी और नतीजे में पहुंचती है जी कि नहीं, इसकी सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की हुई है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ही है इसको सेटिसाइड करेगी या इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में, मेरी ओपिनियन में, सुप्रीम कोर्ट जो एक्ट के तहत में जो अमेंडमेंट हुई है इलेक्शन एक्ट में, उसको एक्सेप्ट कर लेगी। आप हो सकता है, लेकिन मेरी ओपिनियन में वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जदून साहब, 24 जनवरी और 8 फरवरी में बहुत कम टाइम रह जाएगा। सबसे जवाब तलब किया गया, वो जवाब देंगे, उसके बाद ज़ाहिर है एक हेयरिंग में तो नहीं ये मिल सकता। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक अहल हो सकेंगे 8 फरवरी तक? ये देखिए, वो पेपर सबमिट करा लेंगे ना। खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा ऑब्जेक्शन करता है तो अल्टीमेटली वो ऑब्जेक्शन इस सुप्रीम कोर्ट के आउटकम का ही हिस्सा होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये रूलिंग देती है जी ठीक है इलेक्शन एक्ट जो है वो प्रिवेल करेगा, तो फिर खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्शन। अगर ना हुआ तो फिर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर करेगी, वो जितनी भी नॉमिनेशन होगी, जो लोग डिस्क्वालीफाई हैं, वो सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट होगा। नहीं, लेकिन सर इससे हटकर क्या इलेक्शन कमीशन जो भी आरओ है वो ये कह सकता है कि अच्छा एतराज आया है मैं इसको रोक लेता हूं, या वो रिजेक्ट कर देगा पेपर्स इस बुनियाद पर, या वो नहीं? दोनों सूरतों में जी या रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, दोनों सूरतों में केस तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ना। लेकिन दो अपोजिंग होते हैं बंदे, एक अगर पेपर रिजेक्ट होते हैं तो जिसके रिजेक्ट होते हैं वो अगली कोर्ट में जाएगा, अगर पेपर एक्सेप्ट होते हैं तो जो बंदा इतराज करने वाला है वो अगली कोर्ट में जाएगा। तो अल्टीमेटली ये मामला सेटल होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। बिल्कुल सर, वो मैं अब आपकी बात समझ गया हूं, लेकिन ये केस 24 जनवरी तक ही डिसाइड हो सकेगा या उसके बाद? उससे पहले तो नहीं हो सकता? उसके बाद भी हो तो इलेक्शन से पहले हो जाना चाहिए। इलेक्शन जो पोलिंग डेट है ना, उससे पहले 2 दिन भी हो तो मतलब है तो वो मामला सेटल हो जाएगा। क्योंकि बाज़ को देखा है आपको, ये रूटीन की प्रैक्टिस होती है कि बाज़ को इलेक्शन के बैलेट पेपर छपने तक जो है ना, वो कैंडिडेट जो है ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके होते हैं। तो इलेक्शन से 2-4 दिन पहले भी इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर, क्योंकि वो सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसमें इतराज होता है उसके बैलेट पेपर पढ़ने के होते हैं, बाकी तो पाकिस्तान सारे में इलेक्शन हो रहा होगा। इसमें मैक्सिमम कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी? 2, 4, 5 होंगी। तो उनके बैलेट पेपर को रोक दिया जाता है, बाकी छपाई हो जाती है, तो वो आखिरी दिन भी हो बैलेट पेपर छप जाते हैं, कोई इशू नहीं। और सर इससे किस किस को फायदा होगा? जो मुनहरिफ अराकीन है उनके लिए भी, जो भी डिस्क्वालीफाई हो चुका, अब इसमें तो बहुत से लोग शायद आ जाएंगे। मेन नाम तो मियां नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन का लिया जाता है। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन की देखें 2-3 टाइप हैं। एक तो ये डिस्क्वालिफिकेशन है जो 184(3) की डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने की हुई है 62(1)(f) की, या किसी हाई कोर्ट ने की हुई है। अल्टीमेटली वो भी केस सुप्रीम कोर्ट जाता है जब हाई कोर्ट भी करती है। तो एक ये डिस्क्वालिफिकेशन है कि जब आप एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल से आपकी एविडेंस जो है प्रो एंड कंट्रा रिकॉर्डों के ऊपर आती है, तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि एक वो शख्स है जिसकी जेली डिग्री पकड़ी गई है या और इस तरह के मामला थे, तो उसकी एविडेंस रिकॉर्ड होके, और एक ऐसे शख्स है जिस तरह अभी प्राइम मिनिस्टर का या जहांगीर तरीन का जी आपने एसेट सही डिक्लेयर नहीं किए तो 184(3) के तहत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि सेट ऑफ जो है डिस्क्वालिफिकेशन है उसको एक ही तरह ट्रीट करते हैं या डिफरेंट ट्रीट करते हैं। अब तो ये भी सुप्रीम कोर्ट में इशू आएगा। जी जदून साहब, इसके बाद एक कहीं ये मसला तो हम देखेंगे कि जो भी हुकूमत आएगी, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है वो हुकूमत के खिलाफ है, वो एक एक्ट पास कर देगी ताकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही यानी फारिग हो जाए, नल एंड वॉइड एक तरह से जिसको हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं, उसका असर ही ना रहे। इसी पे तो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करेगी ना। अगर वो कहते हैं जी ठीक है, अब देखें ना, एक जजमेंट पास हो जाती है तो वो कहते हैं जी जो पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट का सुवरेनिटी के मतलब कि पार्लियामेंट में ऐसा एक्ट पास कर सके जो आइन के जो बुनियादी हकूक है उनसे मुतसादम ना हो या इस्लामिक प्रोविजन के अगेंस्ट ना हो। यही 2 चीज़ें होती हैं।
या जुडिशरी के जो इंडिपेंडेंस है उसके अगेंस्ट ना हो। ये 3 चीज़ों पे कानून साजी नहीं हो सकती, बाकी तो कानून साजी हो सकती है। तो अगर वो पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट है ये मान लेती है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, सॉवरन है, जिस तरह देखें ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था 184(3) की अपील जो अपोजिट जो लोग थे जो व्यू को नहीं मानते थे वो ये कहते थे कि आइन की तरमीम के बगैर आप अपील काग नहीं दे सकते, क्योंकि जो 184(3) है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत आप जो सेक्शन सुप्रीम कोर्ट की इन्वोक करते हैं जो पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट पे। तो वो देखें सबके सामने सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर लिया जी कि नहीं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो सिंपल एक्ट के तहत जो है वो राइट ऑफ अपील दे दिया आईसी इंटर कोर्ट अपील। तो इसमें हो सकता है वो ये दे दें। बाद ऐसी जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेटरी सूट दी होती है या डिक्लेरेशन दी होती है, तो उसके बाद जो एक्ट पास होता है तो उसमें वो हो जाता है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस नहीं लेती। जिस तरह एक मशहूर हमारे पास केस था कि जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसके साथ कोई प्राइवेट बंदा जॉइंट वेंचर नहीं कर सकता। इस पे इफ्तिखार चौधरी साहब ने सू मोटो नोटिस लिया था और उन्होंने कहा था जी ये सीडीए के साथ कोई प्राइवेट बंदा पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकता। तो उसके बाद वो डिक्लेरेशन भी आई थी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, बाद में अभी गवर्नमेंट ने एक्ट पास कर लिया, अब सारे लोग सीडीए के साथ काम कर रहे हैं प्राइवेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।